साथियों नमस्कार। बाबा रामदेव जयंती और तेजा दशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सिलेक्शन वाले बच्चों का एक वीडियो बनाया था और उसके संदर्भ में कुछ उस वीडियो के नीचे कुछ बच्चों के कमेंट थे, तो कई कमेंट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि कमेंट का एक वीडियो बना दिया जाए। आपके भी कोई कमेंट हैं, कोई विचार हैं तो आप इस वीडियो के अंत में डाल सकते हैं, उस पर भी अपन एक कोई आगे दोबारा वीडियो ले लेंगे। पहले तो जो चयनित हैं उन सभी 162 विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता के आशीर्वाद से, आप अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने इष्ट के आशीर्वाद से और आपके मित्र मंडली सबके सहयोग से आपका अंतिम रूप से चयन हुआ है, इसके आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आपका चयन यहीं तक ना रहे सीमित, आप और भी आगे जीवन में प्रोग्रेस करें, आगे भी आपको सफलताएं मिले। आप कॉलेज लेक्चरर हैं, आरए जैसे एग्ज़ाम हैं, उनको भी इजीली क्वालिफाई करें, ऐसी अग्रिम शुभकामनाएं, शुभेच्छा। कमेंट की शुरुआत करते हैं, बीच बीच में कोई बात लेते रहेंगे जो ध्यान में आएगी। और कमेंट के साथ साथ में आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो भी होगा, वीडियो को पूरा देखना। जो सिलेक्टेड हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनके भी काम का होगा, और जो तैयारी कर रहे हैं किसी कारण से रह गए हैं उनके भी काम का हो सकता है। देखिए, हो सकता है कोई कमेंट आपका ही हो। पहला इसमें कमेंट है स्पिरिट एजुकेशन का है। ये बता रहे हैं कि मेरे 276 नंबर हैं ओबीसी से और मेरिट रही है 272, मेरा नंबर क्यों नहीं आया फाइनल में। उसके पीछे भाई कारण ये हो सकता है कि या तो आपके जोड़ने में कोई गलती रही है, या अगर आपने पेपर से डायरेक्ट जोड़े हैं तो एक बार ओएमआर सीट से जोड़े क्वेश्चन को, आंसर को। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जो जोड़े नंबर वो मॉडल आंसर की से जोड़े हैं, जबकि रिजल्ट आया वो फाइनल आंसर की से आया। मॉडल आंसर की में लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए, आरपीएससी के पास ऑब्जेक्शन गए, और अगर वास्तव में आपके 276 नंबर थे और 272 मेरिट में नहीं आया, इसका मतलब 2-3% ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन या तो चेंज हुए हैं या आपके वो सही नहीं हो रहे, उसकी वजह से नंबर 272 पॉइंट कुछ तक गई है मेरिट। तो आपके नहीं नंबर आने के पीछे कारण ये हो सकता है। एक तो ऐसे ही बताते हैं इंस्पायर्ड लाइफ वाले, मेरे साथ भी यही है, मेरा भी रिजर्व में है। देखिए, जो अगर बड़े गैप से रहता है ना 10, 15, 20 नंबर, तब तो उसको इतना धोखा नहीं होता। लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में आते हैं, 1.5 गुना में हैं आप और 1 गुना में नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है, स्वाभाविक सी बात है, दुख ज़्यादा ही होता है इस लेवल तक आकर रहने पर कोई ना कोई ऐसी कमी है, कंपटीशन का ज़माना है। लेने तो 162 ही थे, वो 162 बच्चे ऐसे हैं जो आप सब लोगों को बीट करके आगे निकल गए हैं। आपको अभी से तैयारी वापस शुरू करनी चाहिए, अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा उनमें कमज़ोर नहीं हैं, पर सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो बात सत्य है। इसको मानते हुए आप अपनी तैयारी को अभी से तुरंत शुरू करिए, समय बिना गवाए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी और आपकी तैयारी में अगली तैयारी के अंदर अगले रिजल्ट में आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं। ऐसा प्रयास करके अभी से तैयारी को शुरू करिए। अगला कमेंट देखते हैं। ये मौसम ऋषि हैं, इन्होंने कमेंट डाला है कि ईश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट एग्जाम में मेरा नाम भी आप लिस्ट में बताओगे। बिल्कुल, सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है। ईश्वर की इच्छा होगी तो जरूर बताएंगे, लेकिन ईश्वर के साथ साथ आपकी तैयारी का भी महत्वपूर्ण रोल है। ये नाम तभी बता पाएंगे लिस्ट में जब आप आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारी को शुरू करें। निरंतरता बड़ी चीज है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे बातचीत में पता चलता है, और मैं खुद इस लाइन से गुजरा हूं तो मैं ये अनुभव करता हूं कि निरंतरता बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी काम आप कंटिन्यूटी में करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन आने ही हैं। एक दिन का परिणाम नहीं है सफलता। अपने को जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ही दिखता है कि ये सफल हो गया व्यक्ति, उसके पीछे उसकी 6 महीने की कड़ी मेहनत है, कड़ी तपस्या है। अगर आप भी करेंगे तो नंबर आपका भी आ जाएगा। माना कि पद 20,000 में से 162 ही लेने थे, 20,000 फॉर्म भरे गए, उनमें 162 को ही लेना था, लेकिन मेरिट तो बहुत ज्यादा नहीं गई। मेरिट तो वही रह गई ना, 281-82 के आसपास। इसका मतलब 63-64% नंबर ही तो लाने हैं आपको। लगभग यही मेरिट रह रही है, आगे भी ये रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 10-20 नंबर और सोच के तैयारी कर सकते हो, 300 नंबर मान लो।
300 नंबरों के हिसाब से तैयारी करी जाए तो भी नंबर कितने आपको 65-70% के आसपास ही तो लाने हैं नंबर, उसी की तैयारी करनी है। चाहे कितनी कम सीटें आए, कितने ज़्यादा पद भरे गए हों, उनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की निरंतरता नहीं रहती। आपका ये जो कमेंट है वो कमेंट आज से 4 दिन पहले आया है, अगर यही कमेंट वाली जो बात आपके मन में एग्जाम तक लगातार रहेगी तब सिलेक्शन आएगा। यही जो भावना है, यही जो मोटिवेशन है वो आपका एग्जाम तक रहेगा तो रिजल्ट निकल कर आएगा। ये 15-20 दिन में क्या है कि थोड़ी सी डावाडोल हो जाती है स्थिति, क्योंकि अपन ज़्यादातर मोटिवेट कब होते हैं, जिस दिन वैकेंसी आती है उस दिन मोटिवेशन की भाई चलो अब तो हम तैयार होंगे, 2-4 दिन गजब के मोटिवेट रहते हैं। उसके बाद फिर वही मोटिवेशन डाउन है। उसके बाद क्या होता है, कोई और डेट आती है और कोई नोटिफिकेशन आता है तो मोटिवेट होते हैं। फिर कोई डबल का रिजल्ट आया हो, मैं तो इस बार रह गया था, अब की बार मैं भयंकर तैयारी करूंगा या करूंगी, तब मोटिवेट होते हैं। किसी का रिजल्ट देख के मोटिवेट होते हैं, पर ये अस्थायी मोटिवेशन है। जिस दिन आपको अपने अंदर से मोटिवेशन जागृत नहीं होगा, आपके अंदर से ऐसी जिल नहीं आएगी, इतने से अंदर से ऐसे आग नहीं लगेगी कि मेरे को सिलेक्शन लेना है। ये सारे के सारे 162 गजेटेड ऑफिसर बन गए, ये सारे के सारे 162 ऐसे हो गए जिनकी साल 2 साल बाद में 60-70 हज़ार रुपए पर मंथ की सैलरी होगी, इनका एक नाम होगा, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है ये। क्या ऐसा मैं भी बन सकता हूं, बन सकती हूं क्या? ऐसी जब तक मन में आग नहीं लगेगी ना तब तक पार नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को मोटिवेट करिए। किसी सर ने बता दिया, मोटिवेशन दे दिया, चंद मिनटों का है। कोई और आपके मोटिवेशन गुरु है, उनसे मोटिवेशन मिल गया, चंद घंटों का रहेगा, चंद दिनों का हो सकता है। किसी के सिलेक्शन वाले का इंटरव्यू देखकर आप चंद महीने मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन जब तक आपके खुद के मन के अंदर आग नहीं लगेगी, जबकि आपके खुद के मन में ऐसी हिम्मत नहीं आएगी कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तब तक कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता आपको। कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी कोचिंग कर लो, किसी से ही मिल लो, कितना ही मैट्रिक इकट्ठा कर लो, कितना ही PDF निकाल लो, लेकिन जब तक आपके मन में नहीं लगेगी आग, क्योंकि एकमात्र इंसान है, एकमात्र इंसान जो आपका भला और आपको सेलेक्ट करवा सकता है वो वही है जो आपको सुबह रोजाना दर्पण में दिखाई देता है। जिस दिन उस व्यक्ति के मन में आग लग गई कि इसको सेलेक्ट करवाना है, जिस दिन उस व्यक्ति के मन में इच्छा हो गई कि इसको सेलेक्ट करना है, कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता आपको सेलेक्ट होने से। और जब तक वो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये तो दूसरों से मांग रहा है मदद, ये तो दूसरों से ले रहा है मोटिवेशन, तब तक सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं है। कंपटीशन का जमाना है, 20,000 में से 162 ही सेलेक्ट हो रहे हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना आपने सोच रखा है। निरंतरता बेहद जरूरी है। एक प्रयोग करके देख लीजिए, चाहे पानी की एक बूंद लगातार 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 अगर जमीन पर किसी हार्ड से हार्ड पत्थर पर भी पड़ती रहे ना, लगातार एक एक बूंदी, तो कुछ दिनों बाद में वहां भी पत्थर में भी खड्डा हो जाता है। एकदम कोमल पानी की बूंद लगातार पत्थर पर गिरे तो खड्डा डाल सकती है। तो क्या आपकी निरंतरता की तैयारी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती? करा सकती है, बशर्ते आप में कंटिन्यूटी रहे, निरंतरता रहे। आज से ही, अभी से ही, आज से ही अपनी टेबल को सेट करो, किताबों वगैरह को जचाओ और ये मन में प्लान बना लो कि मेरे को जब तक एग्जाम का दिन नहीं आ जाता तब तक अपनी स्टडी को रोकना नहीं है। हो सकता है किसी दिन पढ़ाई कम हो, किसी दिन ज्यादा हो, पर करनी जरूर है। सिलेबस को धीरे धीरे कम करना है, सिलेबस को धीरे धीरे किताबों से उठाकर, मैटर को धीरे धीरे किताबों से उठाकर, नोट से उठाकर, किसी के वीडियो से उठाकर अपने दिमाग में घुसाना है। रात को सोने से पहले ये होना चाहिए कि चलो एक टॉपिक तो पूरा हुआ, आज सब्जेक्ट पढ़ा, कुछ नहीं तो एक पुष्पक्रम पढ़ लिया, आज सब्जेक्ट पढ़ा, कुछ नहीं तो आज एक फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में जान लिया, आज हमने एलाइजा टेस्ट को पढ़ा। कोई ना कोई एक टॉपिक पर डे का तो कम से कम रात को सोने से पहले ऐसा होना चाहिए। अब सुबह उठे वही स्थिति, रात को सोने तक भी वही स्थिति, इंतजार करते हो कि कोई मोटिवेट कर दे, नंबर आ जाए, तो फिर तो ये मन को झूठा सा दिलासा दे रहे हो, ऐसे नंबर नहीं आया करते। आगे देखो, वरना एक ही कमेंट में मैं पूरा टाइम ले लूंगा आपका। ये बुआ और भक्ति ऐसा कुछ चैनल है, सर मुझे टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ओनली टेस्ट सीरीज कैसे करूं? इसका जवाब आगे देते हैं। ममता शर्मा जी बोल रहे हैं, सभी को बधाई, सभी तक आपका मैसेज पहुंच गया।
सर प्लीज़ इनका इंटरव्यू करवाइए प्लीज़, कोशिश जारी है पर अभी इनको अपने सिलेक्शन का एंजॉय करने दो। सभी सेलेक्टेड हैं, सभी के अपने अपने कुछ काम होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको तैयार करने होते हैं, फिर इनको स्कूल वगैरह ज्वाइनिंग मिलेगी, उनमें इनको जाना है, तो सभी इनको बधाई देने वाले होते हैं इस समय, तो सभी दूर दराज के होते हैं। अपन चाहे तो ऑनलाइन इंटरव्यू इनका ले सकते हैं, पर ऑनलाइन इंटरव्यू इतना थोड़ा सा वो जो है आपके फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। जब कभी भी इनसे मुलाकात का मौका मिलेगा, जब कभी भी इनको समय मिलेगा, तो ये कभी आएंगे तो आपको बिल्कुल इनसे रूबरू करवाएंगे और लाइव सेशन रखेंगे, जिससे आप इनसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ कि इन सब के पास भी मैसेज जा रहा होगा कि आपको भी मौका मिले, तो आपके भी छोटे भाई बहन हैं, उनको थोड़ा सा आप अपनी गाइडलाइन के बारे में ज़रूर बताइए। पर इनसे बातचीत के दौरान एक बात मेरे को पता चली है, वो ये चली है कि इनकी पढ़ाई में निरंतरता थी। कई सिलेक्टेड बच्चे, जरूरी नहीं बायोलॉजी के, कई विषयों के सिलेक्टेड बच्चों से बातचीत होती रहती है, मैसेज आते रहते हैं उनके, तो यही पता चलता है कि उनकी पढ़ाई में कम से कम निरंतरता जरूर होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 4 दिन नहीं पढ़े, 4 दिन पढ़ लिए, 3 दिन बीच में छूट गया। कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा आपने सुना होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, रोजाना पढ़ोगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ ये बात भी सही है कि बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। अगर घड़े में छेद है, बूंद बूंद से निकल रहा है, तो बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। अगर नहीं पढ़ोगे, दिमाग को खाली रखोगे, दिन निकालोगे, तो जो है ना वो धीरे धीरे खाली भी होता जाएगा। तो खाली नहीं हो और भरा रहे, उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई अब, एक तो कंटिन्यूटी और एक रिवीजन। जो भी पढ़ो उसको कुछ दिनों बाद में दोबारा रिवाइज कर लो। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे कईयों से बात करने पर पता चलता है, और मैं इसका खुद एक भुगतभोगी हूं, खुद मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि कम से कम भी आपको हर मैटर को 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा एग्जाम तक। आप सोच रहे हो एक ही बार में पार पड़ जाएगी, एक ही बार में हो सकता है याद हो जाए, समझ में आ जाए, लेकिन कुछ और चीजें पढ़ोगे, कुछ समय के बाद में भूल जाओगे। तो भूलने का समाधान क्या है? भूलना तो जरूरी है, भूलोगे पक्का पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम चीजें भूलो और ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहें। उसके लिए क्या करना होगा? आपको निरंतर रिवीजन करना पड़ेगा। 3 दिन 4 दिन लगातार पढ़ रहे हो, 5वें दिन किसी चीज को पढ़ो तो पहले 4 दिनों वाला एक बार रिवीजन कर लो। संडे को रिवीजन का रख लो कि 6 दिन में जो भी पढ़ा उसको संडे को रिवाइज करूंगी, तो आपको फिर वो रिवीजन मिल गया। फिर 15 दिन बाद में कि जो पहले 6 दिन पढ़ा था उसका अब रिवीजन करूंगी, तो कम से कम भी आपका जितना भी मैटर है वो बार बार रिवाइज होगा। बाकी आपका सुझाव है वो ध्यान में रखते हैं, और जैसे ही व्यवस्था बैठेगी इनका इंटरव्यू जरूर करवाएंगे। सर आप बीकानेर में होने वाली काउंसलिंग पर एक जल्दी ही वीडियो बनाइए, क्या फॉर्म वहाँ ईमेल करना है? अभी आप एंजॉय करिए, ये कोई JS 1578, अभी आप एंजॉय करिए अपने सिलेक्शन को। जैसे ही काउंसलिंग की कोई डेट आएगी उससे संबंधित मैं कोई वीडियो बना दूंगा आपको। वीडियो बनाने के साथ साथ अभी फॉरम से संबंधित ऐसा कुछ आपको ज़्यादा कुछ मेल करना नहीं है। जो विधवा हैं या फिर जो परित्यक्ता हैं या फिर कोई जो आपके जो कंवारी लड़कियां हैं जिनकी बाद में शादी हो गई थी पहले काउंसलिंग के समय तक, ऐसे कुछ हैं बच्चे, तो उनसे संबंधित कुछ ईमेल करने पड़ते हैं, उसका मैं एक संबंधित वीडियो बना दूंगा। अभी इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अभी बीकानेर काउंसलिंग आने तक कोई ज़्यादा लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। सर ऐप पर प्ले स्टोर नहीं दिख रहा, ऐप पर आप जाओगे, आप लिखोगे गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट, गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट लिखोगे तो आपको ऐप दिखाई देगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन आईडी अपनी जनरेट कर सकते हैं, जो कि मोबाइल से कर सकते हैं, जीमेल से कर सकते हैं। अनावश्यक मैसेज यहाँ नहीं आएंगे, केवल काम के कि मैं दिन में बार बार मैसेज डालता रहूं, ऐसा ना तो मेरे पास समय है ना आपके पास मैं समय देना चाहता ये इतने बार बार मैसेज का। केवल काम के जरूरी मैसेज ही आपको नोटिफिकेशन के रूप में आएंगे, उनको भी आप चाहे तो ऑन रख सकते हैं या चाहे तो बंद रख सकते हैं, वो आप पर है, पर वो एकदम जरूरी जानकारियों के ही होंगे। कोई वीडियो डलेगा नया, कोई नई PDF डलेगी, या कोई नया कोई कोर्स होगा उसके बारे में बताना होगा, नई कोई टेस्ट सीरीज चालू कब होगी, उन सब के जो टेक्स्ट मैसेज हैं वो आपके नोटिफिकेशन के रूप में आपको बार बार में मिलते रहेंगे। आपको प्ले स्टोर पर दिक्कत आ रही है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक डाल देता हूं, आप वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रजनी गोयल पूछ रही है सर किसी
के भी फाइनल नंबर कैसे पता करें। अभी आपको किसी के भी फाइनल नंबर पता नहीं होंगे, क्योंकि आरपीएससी ने फाइनल आंसर की से रिजल्ट निकाला है, लेकिन आपको अभी मॉडल आंसर की के नंबर ही पता है। अब मॉडल आंसर की में किसी के, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 275 नंबर बन रहे थे, 76 नंबर, अभी भी मैंने कमेंट ही पढ़ा था, उनका नहीं आया, 272 नंबर मेरिट में, इसका मतलब नंबर कम हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके ओबीसी के हैं और उनके 270 नंबर थे, लेकिन 272 नंबर की मेरिट में आ गया। इसका मतलब एक आधे पर्सनों का उलटफेर हुआ है, जिसके कारण से नंबर ऊपर नीचे हुए हैं। फाइनल जो नंबर है वो आरपीएससी क्या करती है, बीकानेर से काउंसलिंग होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अक्सर इन दिनों यही चल रहा है, तो आपकी ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद में आपके फाइनल आंसर की और उसके बाद में नंबर डालती है। नंबर भी आप केवल अपने नंबर ही देख सकते हो, किसी और के नंबर आप पता नहीं कर सकते। ये सुनीता जी यदवंशी हैं, सर हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं क्या? अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ऐसा है, ना तो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम के ज़्यादा होते हैं, और ना पूरी तरह से हिंदी मीडियम में पढ़ा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे शब्दावली है वो हिंदी में समझ में नहीं आएगी। तो जो टर्मिनोलॉजी है ज़्यादातर वो हिंदी इंग्लिश, मैक्सिमम इंग्लिश ही होती है। बाकी जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो है वो आपके हिंदी के अंदर ही। आपको देखने हैं तो यूट्यूब के ऊपर करीबन 40% से ज़्यादा सिलेबस तो कराया हुआ यूट्यूब पे पड़ा है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आराम से वीडियो को देख सकते हो। उनमें आपको लगेगी जो लैंग्वेज है आपके, समझ सकते हो कि लैंग्वेज हिंदी है कि इंग्लिश है कि मीडियम कैसा है, आप उससे थोड़ा जजमेंट ले सकते हैं। हेलो सर, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम कब तक होगा? ये गुरु देखिए, फर्स्ट ग्रेड की पहले तो नोटिफिकेशन आए, और नोटिफिकेशन आने के बाद में अभी महीने डेढ़ महीने फॉर्म भरवाने में लगते हैं। अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव का माहौल रहेगा, उसके बाद में आगे जाकर मार्च अप्रैल के अंदर फिर वो चुनाव का माहौल रहेगा और उस समय बोर्ड की एग्ज़ाम रहती हैं। तो अगर अभी वैकेंसी भी आती है तो ऐसा मान के चलिए कि ये वैकेंसी की एग्ज़ाम है वो आपके मतलब अप्रैल बाद में ही होने के पूरे आसार हैं। तो आपके पास आराम से 6 महीने हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए आपने एमएससी करी है, आप बीएड है, ये 2 क्वालिफिकेशन आपके पास हैं, ये आप फाइनल ईयर में कहीं ना कहीं, तो 2 क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो आप में से कोई भी जिसने अभी तक 0 से तैयारी शुरू करी है वो भी अगले 6 महीने में पूरे कोर्स को कर सकता है, पूरे कंटेंट को तैयार कर सकता है। लेकिन फिर बता दूं, वही बात, आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होगी और आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो ही सिलेक्शन के करीब जाएंगे, वरना समय रहते बढ़ते जाओगे, पीछे से भूलते जाओगे और कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो वैसे ही आपके पास में धीरे धीरे समय निकल जाएगा। एक दिन का समय भी जाया नहीं करना है। गुरुजी तैयारी तो मैंने भी आपके साथ ही करी थी, लेकिन वेटिंग में 7वें नंबर पर रह गया, ये बड़ी दुखदायी बात होती है। और वेटिंग में रह गए तो इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा कि वेटिंग 7वें नंबर पर हो तो क्लियर होने का चांस वेटिंग वालों का कम ही होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जॉब कोई छोड़ता नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड की जॉब जैसे मान लो अभी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें तो मान लो फर्स्ट ग्रेड की पहले मिल जाती है ज्वाइनिंग, तो इनमें तो लोग बाग जो थर्ड ग्रेड की पहले मिल जाती है ज्वाइनिंग, तो इनमें तो क्या होगा कि कुछ लोग बाग सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, कुछ फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, तो इनमें तो फिर भी वैकेंट हो जाती है। पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी तो कोई ऐसी भर्ती लग नहीं रही है जिसमें लोग बाग जाएंगे, तो कम ही चांस होते हैं वेटिंग के क्लियर होने के। फिर भी आपका लक होता है तो कोई एक आधी वेटिंग भले ही क्लियर हो जाए, पर ये 7वें नंबर की वेटिंग इस प्रकार से मुश्किल ही है। 7वें नंबर का मतलब आप जनरल की वेटिंग में है, तो जनरल की वेटिंग जनरल से क्लियर होती है, तो फिर तो आपका मुश्किल ही है मामला। खैर, इसको स्वीकार करिए और अपने आप को दोबारा से तैयार करिए। नोट्स आपके पास हैं ही, बार बार मैंने मेरे से तैयारी करी है तो रिवीजन करिए, और ईश्वर ने चाहा तो अगले बार आप टॉप 7 में होंगे। इस बार 7वीं वेटिंग है। तो आगे देखें सर, फर्स्ट ग्रेड वालों की ज्वाइनिंग तो मिल जाएगी ना आचार संहिता से पहले? रिजल्ट आने में अगर दिक्कत होती तो बात अलग थी, रिजल्ट तो आ ही गया है, बीकानेर फॉर्म पहुंच जाएंगे जल्द ही, या पहुंच गए होंगे। उसके बाद में काउंसलिंग शेड्यूल बीकानेर जारी कर देगा, तो जल्दी आपके काउंसलिंग होने के बाद ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। बाकी ये तो सब सरकारी चीज़ें हैं, उन्हीं पर निर्भर करता है, आना तो नहीं चाहिए कोई समस्या, लग तो ऐसे ही रहा है। सर मेरा सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में हो गया, आपको बधाई हो। राजेश सचदेवा हैं कोई, ये 64-65, तो अभी तक ये मेरे से संपर्क में नहीं आए हैं, तो अगर अभी तक भी मेरे से नहीं जुड़े हैं ये, तो 9571937275 9573937275 इन नंबरों पर मेरे से संपर्क करें और अपनी जो है रैंक है और उसके बारे में बताएं। आपका अगर एक फ़ोटो, आपका अगर एक कमेंट
अगर किसी भाई बहन के सिलेक्शन में सहायता करता है तो मुझे नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने उन्हीं बच्चों को बोला है जिनकी इच्छा होती है। आगे देखो, नेचर माई हर्ट। सर फाइनल आंसर की आ गई क्या? फाइनल आंसर की मैंने बता दिया, ज्वाइनिंग के बाद आती है। लगभग इन दिनों यही चल रहा है। जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद में आंसर की और आपके मार्क्स हैं वो जनरेट होते हैं और आप उनको खुद ही देख सकते हैं। आंसर की तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आपके कितने मार्क्स हैं ये आप देख सकते हैं। सर कोर्स लेने पर टेस्ट सीरीज एस के साथ ही आएगी क्या? ये प्रश्न मैंने पहले 2 नंबर का प्रश्न था, उसके साथ इसको जोड़ देता हूँ। अलग से परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से परचेज नहीं करनी है। उस कोर्स के अंदर ही वीडियो प्लस पीडीएफ, जिनको देखकर आपको नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ से नोट्स बनाएं, वीडियो से नोट्स बनाएं खुद के। प्रिंट निकाल कर नोट्स को रखना, 20 बार पढ़ लेना और खुद के बनाए नोट्स को पढ़ना 1 बार पढ़ लेना, बराबर बात है। किसी दूसरे की राइटिंग उतना लगाव ही नहीं होता उससे, किसी दूसरे के मैटर से उतना लगाव ही नहीं होता। बात वही है, लेकिन आपने खुद से लिखी है, खुद की कैसी हो चाहे राइटिंग। एक माता को है, एक पिता को है, अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे के बच्चे अच्छे नहीं लगते। कितना ही सुंदर हो चाहे कोई दूसरा, पर अपना तो अपना ही होता है। तो आपके अपने नोट्स तो अपने ही होते हैं। तो सिलेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनसे भी राय मशवरा होता है, तो पता चलता है कि उन्होंने खुद ने सारे नोट्स खुद बनाते हैं, वो लाइन टू लाइन लिखते हैं। समय की कोई कमी नहीं है। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा नहीं होता। आप बहुत बड़ी जॉब लेने जा रहे हो, आप गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, जिसकी तनख्वाह 60 से 70 हज़ार रुपये होगी। अभी जो बने सबकी 2 साल बाद में, ये गजेटेड ऑफिसर है, फर्स्ट ग्रेड की जॉब है इनके पास में। आप 60 से 70 हज़ार रुपये की जॉब लेना चाह रहे हो और आपके पास में पर डे के 2 से 3 घंटे नहीं हैं, तो फिर आप अपने आप को झूठा ही दिलासा दे रहे हो कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, सिलेक्शन 160-62 का ही होना है। तो अपने आप को झूठा दिलासा मत दीजिए, फिर तो समय मत खराब करिए। आप अपना कोई और काम कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर आपको सिलेक्शन लेना है, मेरी बातें बुरी लग सकती हैं किसी को, पर सत्य यही है। सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटे तो आपको पहले पेपर के लिए, 2-3 घंटे आपको दूसरे पेपर के लिए, कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे का समय तो निकालिए ही, वरना सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे आप। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इतना समय आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आपने 2.5 से 3 घंटे, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, आपने 2.5 से 3 घंटे समय अगर सेकंड पेपर के लिए निकाल दिया, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में भी किसका, केवल बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है और एग्जाम से पहले पहले आराम से पूरा कर लोगे। चाहे कोर्स लेके करो, चाहे स्वतः करो, चाहे कहीं से भी कोर्स लेके करो, आप इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से इजीली कर लोगे। जब आपकी निरंतरता होगी तो धीरे धीरे कम होने लगेगा ना टॉपिक, तो आराम से कर लोगे आप। सेकंड ग्रेड की भी कर सकते हैं क्या? फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। बायोलॉजी का मैटर तो सेम सा ही है लगभग, उसमें फिजिक्स छोड़ दें तो देखिए मैडम, आजकल गर्ल्स पावर 1321 ने पूछा है, आजकल का समय है कंपटीशन का दौर, बच्चे तैयारी करते हैं। आप किसी भी टॉपिक को छोड़ने का तो दिमाग में ही मत लाएं। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, सर मैथ नहीं आ रही, मैथ छोड़ दूं क्या? नहीं छोड़ना। कम से कम इतना तो पढ़ना ही है कि सरल प्रश्न अगर मैथ का आ जाए वो तो कर लो आप, क्योंकि सरल प्रश्न के भी 2 ही नंबर होते हैं, उसके कम नंबर नहीं होते। तो सरल प्रश्न हर टॉपिक के होते हैं। क्या लगता है, जैसे मान लो साइंस आएगी तो साइंस के सारे प्रश्न ही हार्ड थोड़ी होंगे। साइंस में 2-3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सरल होंगे, 2-3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं ज्योग्राफी में जो सरल होंगे। तो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो इसका मतलब सरल प्रश्न से दूर हो जाओगे आप। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी फिजिक्स नहीं छोड़ सकते। फिजिक्स छोड़ने का तो मतलब ही नहीं, इतना बड़ा टॉपिक है। बाकी किसी भी टॉपिक में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। जिसके 2-4 प्रश्न भी आते हैं उनमें भी सरल चीज़ें भी नंबर दिलाती हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, हर चीज़ को पढ़ना है। अगर कोई हार्ड लगती है तो उसको भी एक सरफेस ज़रूर पढ़ें उसका। पीजीटी फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल है क्या? नहीं जी, फर्स्ट पेपर का अगर मैं पढ़ाने लगूँ और उसको बताने लगूँ तो फिर मैं सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगी, सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। नाइंसाफ़ी का मतलब कि टाइम नहीं मिल पाता इतना कि फर्स्ट पेपर के साथ साथ में तैयारी करवा दूँ मैं।
इसलिए फर्स्ट पेपर नहीं होगा और सेकंड पेपर में भी साइकोलॉजी का लेना देना नहीं है। यहाँ पर अपन केवल और केवल सेकंड पेपर में जो बायोलॉजी के पहले 120 प्रश्न आते थे, पिछली बार 130 प्रश्न आए, उन 130 प्रश्नों की तैयारी से संबंधित ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही तभी मैंने और किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं लॉन्च किया, वरना सेकंड ग्रेड के भी बच्चे बता रहे हैं कि सेकंड ग्रेड का भी कर दीजिए, पर फिर क्या है कि इस प्रॉपर एक को फोकस नहीं कर पाऊंगा। मेरा टारगेट पर्टिकुलर एक ही है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के 130 प्रश्नों से संबंधित मैटर को यूनिट वाइज आपको उपलब्ध करवाया जाए। ये सब कुछ बच्चों के कमेंट हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए हैं। आपका भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको फिर से बधाई, जो किसी कारण रह गए हैं उनके लिए आगे एक तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो आगे सेलेक्ट हों, उनके लिए आगे उम्मीद कर रहे हैं ईश्वर से कि वो आगे आसानी से सेलेक्ट हों और वो डीमोटिवेट नहीं हो, इस समय कम से कम तैयारी को जारी रखें। और जो टीचर बन गए हैं उनके लिए एक सुझाव है, एक मैसेज है। किसी ने कहा था कि अध्यापक अगर आपको बनना है तो आप अध्यापक तभी बनिए जब आप में जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहने की क्षमता है। अगर आप जिंदगी भर कुछ सीखना चाहते हैं, जिंदगी भर आप छात्र बने रहना चाहते हैं, जिंदगी भर आप छात्र या छात्रा स्टूडेंट बन के रह सकते हैं, तभी आप एक अध्यापक बन सकते हैं। तो वो जो अध्यापक बने हैं, अभी टीचर्स बने हैं, वो ये बात समझ रहे होंगे कि ज़िंदगी भर उनको स्टूडेंट बन के रहना है, जिससे वो आगे और स्टूडेंट का भला कर सकें। प्लस आपकी भी राहें आगे भी उत्तरोत्तर आप उन्नति की तरफ अग्रसर होते रहें। बहुत सारी कामयाबी और आपकी राह देख रही है, आप उस तक पहुँचिए। शुभकामनाएं आपको, और जो तैयारी करने वाले हैं उनको भी आगे से शुभकामनाएं। कोई आपका सवाल है तो डाल दीजिए कमेंट में, जैसे ही मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ले लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।